9 आज हम लोग लेंगे बल और गति। ये आपका भौतिक विज्ञान का पाठ है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये भी आसान लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बच्चों हम ये जाने भौतिक राशियां क्या हैं। यदि हमें किसी कमरे की, किसी वस्तु की लंबाई बताने के लिए कहा जाए तो फटाफट हम क्या करेंगे, अपना मीटर स्केल लेकर आ जाएंगे, इंची टेप लेकर आ जाएंगे और हम फटाफट उस जगह की, उस वस्तु की लंबाई को माप करके बता देंगे। इसी प्रकार यदि हमें किसी वस्तु का वजन, उसका द्रव्यमान पूछा जाए तो हम तराजू ले आएंगे और उसे तोल करके बता देंगे। तो बच्चों इस प्रकार कुछ राशियां ऐसी जिन्हें हम आसानी से माप सकें, तोल सकें, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण जैसे अभी आपको बताया, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, वेग, विस्थापन, दूरी, ये सब जो चीजें हैं बच्चों, ये सब जो राशियां हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। वे राशियां जिन्हें आसानी से मापा या तोला जा सके। भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं, द्रव्यमान, समय, ताप, दूरी, लंबाई, वेग, चाल, ये सब जो चीजें हैं आदि, इनको हम आसानी से माप सकते हैं, तोल सकते हैं। अब इन भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसमें से पहला वर्ग है अदिश राशियां। अब जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, अ यानी नहीं और दिश यानी दिशा, ऐसी राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की, यानी केवल उनके आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन राशियों को अदिश राशियां कहा जाता है। क्या आप उदाहरण ऐसी राशियों के सोच सकते हैं? ऊपर जो हमने बताई है उसमें से सबसे पहले यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो हम किसी भी वस्तु के लिए ये कह देते हैं कि इस वस्तु का वजन जो है, वस्तु ए का वजन जो है वो 2 किलो है, 2 किलोग्राम है। हम उसमें दिशा नहीं व्यक्त करते, जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार यदि हम ताप बताएंगे तो केवल हम उसका आंकिक मान, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 उसका आंकिक मान हो गया और डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका मात्रक हो गया। इसी प्रकार दूरी यदि हम बताएंगे 10 किलोमीटर, तो 10 आंकिक मान हो गया और किलोमीटर उसका मात्रक हो गया। तो इस प्रकार इन राशियों के लिए हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियां
जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, अब परिमाण क्या है? आंकिक मान तथा मात्रक। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण हम इसके लिख सकते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, इसी प्रकार समय और ताप। वही जो इसका दूसरा वर्ग है भौतिक राशियों का, हमने आपको बताया 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग तो हो गया हमारा अदिश राशियां, वहीं दूसरा वर्ग इसका होता है अ हटके स लग जाएगा, सदिश राशियां। अब इसकी परिभाषा हम आसानी से कर सकते हैं। सदिश, दिशा की भी जिनमें आवश्यकता है, वे भौतिक राशियां क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। विस्थापन, यानी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर जब पहुंची है तो कितनी दूरी उसने तय कर ली, वो है विस्थापन। वेग, बल तथा संवेग, ये कुछ ऐसी राशियों के हमने उदाहरण आपको बताए हैं जो दिशा भी और परिमाण भी दोनों
दर्शाया जाना आवश्यक है, जिनमें इन दोनों का बताया जाना आवश्यक है, विस्थापन, वेग, बल और संवेग। तो ये राशियां जो हैं वो क्या कही जाएंगी? सदिश राशियां कहलाएंगी। अब यदि इसी बात को समझने के लिए बल का हम एक उदाहरण लेते हैं कि दिशा आवश्यक कैसे है। एक उदाहरण आपके सामने, ये मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई एक बॉक्स है, इस पर इस दिशा में एक बल F काम कर रहा है, इसी प्रकार दूसरा बल इस दिशा में काम कर रहा है, यानी पहले बल के विपरीत दिशा में दूसरा बल काम कर रहा है। ये है आपकी स्थिति A। यदि वही आप स्थिति B पर गौर करेंगे, वही बॉक्स, इस पर जो बल लग रहा है, जो दोनों बल लग रहे हैं, उन दोनों बलों की दिशा जो है वो समान है। ये है हमारे सामने स्थिति B। अब यदि स्थिति A की बात करें, अगर दोनों बल समान मात्रा में लग रहे हैं तो बलों की मात्रा तो समान है, परिमाण समान है, लेकिन दिशा जो है विपरीत है। एक बल दाईं ओर खिसका रहा है वस्तु को, वही दूसरा बल उसे बाईं ओर खिसका रहा है। अंततः स्थिति क्या होगी? वस्तु जो है वो अपनी जगह स्थिर बनी रहेगी, यानी स्थिति A में वस्तु स्थिर रहेगी, क्योंकि दोनों बलों के मान क्या है? समान है, और दिशा विपरीत हो जाने से जितना वो दाईं ओर खिसकाई जाएगी उतना ही बाईं ओर, नेट रिजल्ट जो है वस्तु अपनी स्थिति पर बनी रहेगी। लेकिन यदि दोनों बलों की दिशाएं एक ही दिशा में लग रही है तो निश्चित रूप से जो वस्तु है वो अपनी स्थिति से खिसक जाएगी, यानी वस्तु जो है B स्थिति में क्या करेगी? गति करेगी। इस प्रकार जब भी हम बल की बात करेंगे तो बल की बात करते समय हमें दिशा जरूर बतानी होगी, क्योंकि यदि दिशा इंडिकेट नहीं की है, दिशा बताई नहीं है, तो स्थिति जो है वो क्लियर नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी हमारे समक्ष। तो इस प्रकार ये उदाहरण आपको ये बताता है कि बल, जो इन चार राशियों की बात करी है हमने, उसमें से बल एक उदाहरण लिया था कि बल के लिए जहां हमें परिमाण भी बताना आवश्यक है, वहीं दिशा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार दोनों राशियों में अंतर अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश, और जिसमें केवल परिमाण आवश्यक है वो है अदिश राशि। नोट कर लें आप। अब हम सदिश को किस प्रकार से दर्शाते हैं ये भी हमें समझना जरूरी है। सदिश संकेतन या सदिश का प्रदर्शन। कैसे हमें पता चलेगा कि जो राशि है वो सदिश है? सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि सदिश राशि को दर्शाते हुए हम तीर नुमा रेखा दर्शाते हैं, यानी सदिश को
तीर नुमा रेखा द्वारा दर्शाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये राशि QP एक सदिश है, तो इस QP के ऊपर हम एक तीर का निशान लगा देंगे, तो इस राशि को लिखा देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि ये राशि जो है वो कैसी है, सदिश है। दूसरी बात, ये जो तीर का निशान है ये हमें सदिश की दिशा बताता है। तीर का निशान सदिश की दिशा बताता है। अब इसे लिखते समय सबसे पहले अक्षर, जैसे QP की बात हम कर रहे हैं, Q इस सदिश का पुच्छ वाला भाग है, मूल बिंदु वाला भाग है, जबकि P जो है वो इसका शीर्ष भाग है। तो सदिश को लिखते समय सबसे पहले इसका मूल बिंदु या पुच्छ वाला भाग लिखा जाता है, पूंछ वाला भाग, और बाद में इसका शीर्ष वाला भाग लिखा जाता है, और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। सदिश लिखते समय पहले मूल बिंदु या पुच्छ वाला अक्षर तथा बाद में शीर्ष वाला अक्षर लिखा जाता है। जैसा कि QP सदिश में Q क्या है, मूल बिंदु या पुच्छ वाला भाग, जबकि P क्या है, शीर्ष भाग है। अपनी बात को आगे जारी रखेंगे बच्चों, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक।
आगे अपनी बात को जारी रखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा हो चुका कि पहले हम पुच्छ वाला भाग और बाद में हम शीर्ष भाग लिखेंगे। इसी प्रकार एक और तरीका होता है कि सदिश को गहरे अक्षर द्वारा भी या अक्षर के ऊपर तीर लगाकर भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस प्रकार से, इसे गहरा लिख देंगे हम ए। तो अगर ये गहरा लिखा हुआ है तो हमें पता चलेगा कि ये सदिश है। या फिर हम इसे ए के ऊपर तीर का निशान, जहां ए किसके बराबर है, सदिश QP के बराबर है, तो हम QP के स्थान पर केवल एक अक्षर ए भी लिख सकते हैं। लेकिन सुविधाजनक ये माना जाता है कि गहरे अक्षर से लिखने के बजाय, क्योंकि जब हम हाथ से लिखते हैं तो उस स्थिति में हमें अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगा ही देना चाहिए, तो सुविधाजनक रहता है, ये पता चल जाता है आसानी से कि ये एक सदिश राशि है। सदिश का परिमाण ये हम कैसे व्यक्त करेंगे? किसी भी सदिश के परिमाण को दर्शाने के लिए दो खड़ी रेखाओं के बीच में हम उस सदिश को जब लिख देते हैं तो उसे सदिश का परिमाण कहते हैं। तो सदिश ए का परिमाण यदि हमें दर्शाना होगा तो सदिश ए को हम इस प्रकार से दो डंडों के बीच में खड़ा कर देंगे, या फिर हम केवल अगर ए लिख रहे हैं तो वो भी इसका परिमाण ही व्यक्त करता है। तो परिमाण को दर्शाने के दोनों ही तरीके सही हैं। सदिश का परिमाण सदिश का मापांक भी कहलाता है। सदिश के परिमाण को हम सदिश का मापांक भी कहते हैं। एक बात और देखते हैं हम, एकांक सदिश। छठा पॉइंट, एकांक सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? जब भी हम किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे देते हैं तो जो राशि हमें प्राप्त होगी उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। जैसे जब किसी, पहले परिभाषा, सदिश को सदिश के परिमाण से भाग देते हैं तो प्राप्त राशि एकांक सदिश कहलाती है। और इसे कैप, ये क्या है, कैप से दर्शाते हैं। जैसे अब उदाहरण लेते हैं, एक सदिश ए का एकांक सदिश यदि हम देखें, जैसे ए कैप, ये हमें कब प्राप्त होगा? जब हम सदिश ए में, सदिश ए को कैसे व्यक्त करेंगे?
ए के ऊपर तीर का निशान लगाकर, और इसी प्रकार सदिश का परिमाण अभी आपको बताया था, दो खड़ी लाइनों के बीच में सदिश लिख करके ये इसका परिमाण हो गया। सदिश बटा सदिश का परिमाण। आपकी किताबों में 104 नंबर के पेज पर जहां ये चीज दी हुई है, यहां आपको करेक्शन करना होगा। सदिश ऊपर और नीचे दोनों स्पष्ट नहीं है। तो ए कैप जो है कैसे बोला जाएगा, इसे ए और इसे कहा जाएगा कैप। ए कैप सदिश ए का एकांक सदिश कहलाता है, और ये राशि हमें तब प्राप्त होगी जब हम सदिश ए में सदिश के परिमाण का भाग देंगे। तो इस प्रकार ये राशि जो है वो एकांक सदिश कहलाती है। छोटी छोटी सी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं परीक्षा में। एकांक सदिश क्या है, सदिश का परिमाण क्या है। आगे लेते हैं गति। इसे समझने के लिए हम जैसे बात करते हैं कि हम जो अपने चारों ओर विविध प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, उनमें हमें बहुत सी वस्तुएं तो अपनी जगह स्थिर महसूस होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जो हैं वो गति करती हुई महसूस होती हैं। कैसे? जैसे हमारा कक्षा कक्ष, हमारे विद्यालय की जो ये इमारत है, वो भवन, पेड़ पौधे हमें कहीं भी गति करते हुए नहीं मिलते। आज आप छुट्टी होने के बाद जहां इन्हें छोड़कर जाएंगे, अगले दिन स्कूल खुलने के समय आप उसे वहीं पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो स्थितियां हैं वो स्थिर अवस्था को बताती हैं। वहीं आसमान में उड़ते हुए पंछी, बहता हुआ पानी और दौड़ते हुए वाहन, दौड़ता हुआ बालक, ये सब हमें गति को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जहां कुछ वस्तुएं स्थिर हैं, वहीं कुछ वस्तुएं गति को प्रदर्शित कर रही हैं। तो हम गति को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? हम ये इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु, पिंड या कण की स्थिति समय के साथ जब बदलती है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो गति कर रही है। तो गति की परिभाषा हम कर सकते हैं आसानी से। किसी वस्तु, पिंड या कण की स्थिति में समय के साथ लगातार या अनवरत परिवर्तन, अनवरत का मतलब है लगातार, निरंतर, किसी वस्तु, पिंड या कण की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन गति कहलाता है। अब एक और उदाहरण की बात करते हैं। यदि परिभाषा लिख लें पहले आप। किसी वस्तु, पिंड या कण की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन गति कहलाता है। अब देखिए, हम एक उदाहरण की बात करते हैं।
रेलगाड़ी चल रही है, गति कर रही है और उसमें यात्री भी बैठे हैं। पटरी पर जो किनारे पर खड़े लोग हैं, जब वो उस रेलगाड़ी को गति करते हुए देखते हैं तो उन्हें न सिर्फ रेलगाड़ी बल्कि यात्री भी गति करते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी आगे की तरफ निकलती जा रही है। वहीं दूसरी स्थिति देखिए आप कि जो यात्री रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो एक यात्री को दूसरा यात्री स्थिर अवस्था में ही महसूस होता है, वो उसे गति करता हुआ नजर नहीं आता। तो इसलिए गति के लिए हमें एक शब्द और इस परिभाषा के अंदर जोड़ना होगा और वो शब्द है निर्देश बिंदु, मूल बिंदु। तो अब परिभाषा में, क्योंकि गति को जब भी हम नापेंगे तो एक मूल बिंदु के सापेक्ष नापा जाएगा, एक निर्देश बिंदु के सापेक्ष हम उसे नापेंगे। तो परिभाषा में थोड़ा सा चेंज अब हम कर लेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? निर्देश बिंदु के सापेक्ष, ताकि हमारी परिभाषा जो है वो अपने आप में परिपूर्ण हमें नजर आए। निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु, पिंड या कण की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन गति कहलाता है। कुछ भी नहीं है, केवल हमने निर्देश बिंदु के सापेक्ष शब्द को जोड़ा है। निर्देश बिंदु के सापेक्ष अब हम स्थितियों को स्पष्ट कर सकते हैं एक चित्र के द्वारा। निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति, इधर x, इधर O और इधर y। यहां एक पिंड जो A स्थिति में है वो यहां ये क्या है? निर्देश बिंदु, या जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या है? ये O। अब यदि इस A की बात करें तो ये यहां दिशा को व्यक्त करता है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। A की स्थिति क्या है अब निर्देश बिंदु के सापेक्ष? तो वो मूल बिंदु या निर्देश बिंदु से कितनी दूरी पर है? 100 मीटर की दूरी पर है। और इसकी दिशा क्या है? उत्तर की ओर इसकी दिशा है। साथ ही साथ OX से ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए है। इसी प्रकार यदि कोई बिंदु B इस OX अक्ष पर है और इसकी दूरी जो है वो कितनी है? 50 मीटर। तो हम B की स्थिति कैसे बताएंगे कि मूल बिंदु से B जो है वो 50 मीटर की दूरी पर है और कौन सी दिशा में है? ये वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। ये देखिए, तो B की स्थिति हम कैसे बताएंगे निर्देश बिंदु से? कि निर्देश बिंदु या मूल बिंदु O से B जो है वो 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार यदि कोई C बिंदु है, यहां कोई C बिंदु है और वो भी 50 मीटर की दूरी पर है, तो C की स्थिति को प्रकट करने के लिए हम कहेंगे कि C जो है वो मूल बिंदु O से 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसकी दिशा क्या है? ये वाली दिशा कौन सी है? ये देखिए चित्र में, पश्चिम। तो हम कहेंगे C जो है वो मूल बिंदु O से 50 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है।
तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष सुविधाजनक रूप से प्रकट कर सकते हैं। अब गति जो है वो हम 3 प्रकार की गतियों को पढ़ते हैं गति के प्रकारों में। गति के प्रकार, देखिए सबसे पहले प्रकार की जो गति है वो है सरल रेखीय गति। जब गति क्या हो, एक सीधी सरल रेखा में हो। जब गति एक सीधी सरल रेखा में हो। अब यदि इसका उदाहरण देखा जाए, एक लंबे पाइप में गेंद की गति, एक ही दिशा में वो गेंद जो है वो गति कर पाएगी, तो किसी लंबे पाइप में गेंद की गति जो है वो किस प्रकार की गति मानी जाएगी, सरल रेखीय गति। वहीं दूसरे प्रकार की जो गति है वो है वृत्ताकार गति, या जिसे एक नाम और दिया जाता है वर्तुल गति। वृत्ताकार आप जानते हैं 360 डिग्री का कोण बनाते हुए जो गति होगी वो हो जाएगी हमारी वृत्ताकार गति। एक वृत्ताकार पथ में होने वाली गति, इस गति को आप अपने आसपास महसूस करते हैं। घड़ी की जो सुइयों की गति है बच्चों, वो गति एक प्रकार की वृत्ताकार गति है। घड़ी की सुई की गति। और तीसरे प्रकार की गति जो हम बता रहे हैं वो है दोलनी गति। थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करें। माध्य स्थिति के, ये गति किस प्रकार की है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द निश्चित अंतराल पर दोहराई जाने वाली गति। क्या कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है। एक चित्र के माध्यम से आप दोलनी गति को समझें और वहीं हम अपनी बात को विराम देंगे। दोलनी गति हम आपको बता रहे हैं, एक मान लीजिए किसी आधार से हमने एक पेंडुलम जो है वो लटका दिया। ये क्या है, पेंडुलम। अब इसे थोड़ा सा हमने क्या करा, खींचा। एक तरफ जब हमने इसे धक्का दिया तो ये थोड़ा सा अपनी स्थिति से क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये यहां से खिसककर और कहां आ जाता है, इस स्थिति के अंदर आ जाता है। अब पुनः ये गति करेगा और बीच में आएगा माध्य स्थिति पे और अब दूसरी ओर भी निकल जाता है। तो इस प्रकार एक बार ये अपनी माध्य स्थिति से इस दिशा में और फिर माध्य स्थिति में आकर के इस दिशा में बार बार इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो दोलन करेगा, जो कंपन करेगा, उसे हम दोलन गति कहते हैं। तो इस प्रकार गतियां जो हैं वो 3 प्रकार की जो हमारे सिलेबस में है, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार और दोलनी गति। आगे और बिंदुओं को लेकर हाजिर होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।